सुनील भाई, मैं शुरुआत आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज ये ये सारे लोगों को जिनको लगता था कि ईडी की कार्रवाई एक पॉलिटिकल पार्टी के टूल के रूप में होने लगी है, उस पे एक आज बड़ा प्रश्न चिन्ह ही नहीं खड़ा हुआ है। वो उसको सब्सटैंशिएट करता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे यह सारा कुछ हो रहा है। मैं सुनील भाई ये सब पूछना चाह रहा हूं कि संजय सिंह की का जो छूटना है, आपको नहीं लगता है कि वो भी आज उसकी टाइमिंग भी बहुत रेलेवेंट है? क्योंकि संजय सिंह जैसे होता नहीं, वो जो तरकश बाण में तीर जब करके पीछे खींचते हैं, तो अब खींच करके जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया है, तो मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकली सबसे ज्यादा जो उनके उनके पास जो सबसे ज्यादा पक्का सेनापति या सब पक्का लड़ाकू है, जो पॉलिटिकल चीजों को समझता है, लोगों के बीच बातचीत करते हैं, इंडिया अलायंस में जिसकी सबसे ज्यादा एक लोगों के बीच में ठीक वो है, पकड़ है, आते जाते हैं, उनके प्रति लोगों का कोई दुराग्रह नहीं है, उनका छूटना आम आदमी पार्टी के लिए तो अच्छा है ही, क्योंकि वो लेकिन आम आदमी पार्टी सिर्फ 20 सीट पे लड़ रही है। संजय सिंह छूटने के बाद केवल उस 20 सीट तक नहीं, संजय सिंह का प्रभाव उस 20 सीट से ज्यादा होगा। संजय सिंह आज हीरो के रूप में बाहर निकल रहे हैं। हालांकि बीजेपी के अब वो ट्रोल आर्मी शुरू हो गई है। छूटने का मतलब ये थोड़ा ही है कि वो है, वो तो हमने छुड़वा दिया, हम इम्पार्शियल हैं इसलिए हमने उनको जमानत दे दी। अरे इम्पार्शियल तुम कितने और कितने नहीं हो, ये तो देश की जनता डिसाइड करेगी। सुनील शुक्ला जी, इससे खराब टाइमिंग बीजेपी के लिए नहीं हो सकती थी संजय सिंह का छूटना? मैं इस पे और संजय सिंह के छूटने के प्रभाव क्या पड़ेंगे, मैं थोड़ा इस पे सुनील जी आपका शुरुआती वक्तव्य ले लूं। धन्यवाद आनंद जी। निश्चित रूप से जो एक सत्तारूढ़ दल या माहौल बनाने का प्रयास कर रहा था कि विपक्षी दल के नेता, खासतौर से आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इस विमर्श को बहुत जोरदार झटका लगा है संजय सिंह की जमानत से। संजय सिंह को डिटेन करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी सवाल का जवाब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू साहब नहीं दे पाए, और उन्होंने कहा कि आप इनको क्यों रोकना चाहते हैं, क्या आरोप है, कोई अगर कोई बरामदगी नहीं है, अभी तक की पूछताछ में क्या आपको जितने सवाल उन्होंने पूछे उसका कोई भी जवाब राजू साहब दे नहीं पाए। गोया कि जिन लोगों ने इस पूरे प्रकरण को देखा होगा लाइव, उनको लग रहा होगा कि किस कमजोर फुटिंग पे ईडी खड़ी है वहां, और केवल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को खड़ा करा करके उनको फेस वैल्यू के नाम पर कर सकते हैं आप कि आप इस पर निर्णय नहीं कराना चाहते थे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय अपने मसले पर साफ था, और एक नागरिक स्वतंत्रता की बात भी कही सुनवाई के दौरान कि एक किसी व्यक्ति की लिबर्टी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये सामान्य बात नहीं थी। तो निश्चित रूप से ऐसे मौके पर जब कल ही हाईकोर्ट ने या ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा, और आज की तारीख में उनकी संजय सिंह की जमानत हो गई, जिसको बहुत शोर शराबे के साथ गिरफ्तारी की गई थी। तो यह इस नैरेटिव को एक नुकसान पहुंचाने वाला है कि सभी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और केवल भ्रष्ट लोगों को एक साथ लाने की कोशिश की गई है। यह जो सत्तारूढ़ दल चला रहा था नैरेटिव, यह कमजोर हुआ है। संजय सिंह की इस मौके पर गिरफ्तारी निश्चित रूप से पूरे इंडिया दल समूह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो जेल रिटर्न नेता की बड़ी ताकत होती है, उसको सुनने लोग बहुत आते हैं। यह जनता पार्टी के दौर में हम आप देख चुके हैं, और जो आक्रामकता संजय सिंह की है, और इंडिया दल समूह जब गठित हो रहा था तो शुरुआती बैठकों में भी वो शामिल थे केजरीवाल साहब के साथ। तो एक नेताओं के स्तर भी और लोगों के बीच में भी एक इनकी अपनी पहचान है, लोग इनको अच्छे से समझते हैं, और खासतौर से दिल्ली में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में कम से कम एक इनकी साख है, एक अपील है, और लोग इनको अब तो और सुनने के लिए आएंगे कि यह बीजेपी सरकार के हाथों किस तरह से इनका उत्पीड़न हुआ, और एक लंबे समय तक 6 महीने के लगभग इनको जेल में रहना पड़ा। तो एक पॉलिटिकल बूस्ट तो है इंडिया दल समूह, और एक बात कहने वाला आदमी, मजबूती से के साथ बात करने वाला व्यक्ति के बाहर आने से जो पूरा का पूरा माहौल बीजेपी का बना हुआ था वह बहुत कमजोर हो,
और इंडिया दल समूह के चुनाव प्रचार में एक आक्रामकता आएगी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती के साथ बोलने वाला एक नेता की मौजूदगी से, और ये जो बहुत बहुत सही बात आपने उल्लेख किया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक गतिविधियों पर रोक नहीं रहेगी, अन्यथा निश्चित रूप से आपका कहना से है कि जो निर्वाचन से जुड़े हुए लोग तमाम तरह के अवरोध पैदा करते हैं, और कल जब ये बाहर निकलेंगे तब निश्चित रूप से एक गलत तरह का माहौल होगा दिल्ली में, और एक पूरे के पूरे प्रचार को काफी ताकत मिलेगी। जी जी सुनील भाई, बहुत जल्दी से मैं एक चीज और, मेरे एक दर्शक कह रहे हैं, एंजॉय योर कॉफी। आनंद जी, व्हाई वाज अडवाणी गिवन भारत रत्न फॉर डिमोलिशिंग बाबरी मस्जिद और स्टार्टिंग कम्युनल फायर इन इंडिया? वो एक अलग विषय है, मैं आज हम लोग उस पर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पर से बिल्कुल ये आपका कहना बिल्कुल सही कि अडवाणी जी को भारत रत्न क्यों दिया गया, मुझे ये नहीं समझ में आया, क्योंकि उनसे तो कोई वोट का भी फायदा नहीं था। बाकी लोगों का तो सब समझ में आ रहा था, कर्पूरी जी को या चौधरी चरण सिंह को, वो एक लेन देन का मामला था। दूसरा एक सुनील जी, इस पे भी एक छोटी टिप्पणी चाहेंगे कि अडवाणी जी को एक तरफ तो आप जिस तरह से उनको इग्नोर करते हैं, आपने उनका अपमान जैसा ही काम किया है उनके साथ, और दूसरी तरफ सारा प्रोटोकॉल खत्म करके, क्योंकि राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति बाहर नहीं निकलता है, अडवाणी जी का कोई रिप्रेजेंटेटिव जाके वहां भारत रत्न लेता है, ये परंपरा है। अगर उनको चलने में अस्वस्थ हैं, या राष्ट्रपति का कोई रिप्रेजेंटेटिव आके उनको भारत रत्न दे देना चाहिए था, ये जो परंपरा के रूप में आप उसको इतना बैक बेंड कर रहे हैं। मतलब अति भक्ति चौरई लक्षणम जो कहा जाता है कि अति भक्ति भी कभी कभी लक्षण दूसरा होता है, आपके मन में कुछ और है। इसके साथ साथ में वो जो बी टीम की बात आपसे कर रहा था, ये जो उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब और पल्लवी पटेल खुद समाजवादी पार्टी के टिकट पे विधायक हैं भाई, वो एक नया मोर्चा बना ली। मैं बहुत वो अगर ये किसका नुकसान करेंगी, और अगर लोग कहते हैं कि बी टीम है फलाना पार्टी की, तो किसकी बी टीम है? सुनील जी, किस पे जल्दी से टिप्पणी? पल्लवी पटेल को मेरा मानना है कि मैं ये अखिलेश जी की विफलता में मानता हूं, उनको रोकना चाहिए था, कुछ भी करके रोकना चाहिए था। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि ये जो पीडीएम वाला गठबंधन बनाई है पल्लवी पटेल और ओवैसी साहब, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। ओवैसी साहब का तो कुछ है नहीं उत्तर प्रदेश में, लेकिन पल्लवी जी एक बहुत उभरती हुई नेता है, व्यक्तिगत रूप से मैं उनको तेज नेता मानता भी हूँ, पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाला। और लेकिन अगर आप याद कीजिए कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान तमाम तरह की बातें हुई, तमाम तरह की बातें कही गई, लेकिन पल्लवी पटेल ने कभी भी कोई एग्रेसिव बयान दिया नहीं। हमेशा वो कहते रहे कि जो अखिलेश जी या अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कहेंगे वही निर्णय मान्य होगा। उनके चुनाव लड़ने, उनके अपनी टिकट पे चुनाव लड़ने, उनके समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ने, उनकी अन्य सीटों पे शेयरिंग करने, तमाम तरह की बातें हो रही थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्होंने कभी भी इस तरह की बातें नहीं की। मेरा अपना मानना है कि इस तीसरे मोर्चे के लिए देश के किसी भी राज्य में कोई जगह खाली नहीं है। मतदाता किसी तीसरे मोर्चे के लिए तैयार नहीं। यह पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान दिखाई पड़ा, और इस समय जो राजनीतिक माहौल है पूरे देश में, उससे भी साफ है। जो स्थिति बसपा मायावती जी की स्थिति हो गई है कि उनका मतदाता उनके साथ नहीं खड़ा है, वही स्थिति किसी भी तीसरे मोर्चे की होगी जो एनडीए या इंडिया दल समूह से अलग खड़ा होने की तैयारी कर रहा है। जहां तक रही बी टीम की बात, तो ओवैसी साहब के बारे में तो साफ है कि ओवैसी साहब की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो इसी तरह की रही हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिलती रही है। इसका इस आधार पर लोग कहते हैं कि जो पार्टी अपने गृह राज्य यानी तेलंगाना के सभी विधानसभा सीटों में चुनाव नहीं लड़ती है, वो देश के अन्य राज्यों में जाकर चुनाव लड़ने लगती है। आप अपने राज्य में अपने को मजबूत नहीं करना चाहते हैं, जहां से आपको राजनीतिक ताकत मिलती है, जहां से एकमात्र सांसद चुन करके आते हैं, लेकिन और दूसरा राज्यों में आप खड़े हो जाएंगे, और खासतौर से उन सीटों पर आप उम्मीदवार खड़े कर देंगे जो विपक्ष के लिए बहुत ही मुफीद माना जाता है, बीजेपी के लिए बहुत अनुकूल नहीं माना जाता। लेकिन जनता ने इनको खारिज करना शुरू कर दिया। अगर आप ध्यान दें तो बिहार के विधानसभा चुनाव में सीमांचल के में 5 सीटों पर सफलता के अलावा न तो बंगाल में सफलता मिली, न तो गुजरात में सफलता मिली, न भी हाल के चुनाव जो है राज्यों में कहीं भी सफलता नहीं मिली। तो वो तो है, लेकिन उनका सही बात जो आपने तर्क दिया वही है कि आपके उम्मीदवारी से, चाहे आपके राजनीतिक मौजूदगी से किस व्यक्ति को, किस पार्टी को फायदा होता है, आप उसी के बीटी माने जाते हैं। तो ओवैसी साहब के बारे में कोई संदेह नहीं है।
जहां तक आडवाणी जी की बात आपने कही, आडवाणी जी निश्चित रूप से जब सक्रिय राजनीति में थे, आनंद जी, हमने अपनी आंख से देखा है संसद भवन के भीतर, लोकसभा के अंदर लोग लाइन लगा के पैर छूते थे आडवाणी जी का, लाइन लगा कर। ये मतलब कहीं कहानी में नहीं सुना, अपनी आंख से देखा। उसी वही आडवाणी जी 2014 से 2019 के बीच में जो लोकसभा के सदस्य थे, आते थे हाउस के अंदर, कोई उनको पूछता भी नहीं था कि आप कहाँ खड़े हैं। और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो तो मतलब मुझे कहीं मैंने उन लोगों की तुलना में सोनिया गांधी ज्यादा उनका सम्मान करती नजर आती थी, संसद के बाहर भी और उस कैंपस में। तो और सार्वजनिक स्थलों पर तमाम वीडियोज अवेलेबल हैं, जहां पर देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्र नेतृत्व में किस तरह से उनकी अनदेखी किया है। हाँ, उनकी अनदेखी से एक छोटा ही तबका सही, जो हिंदुत्व का बड़ा भारी समर्थक है, उसके अंदर वर्तमान नेतृत्व को लेकर के नाराजगी थी। आडवाणी जी को उसको पेसिफाई करने के लिए भारत रत्न दिया गया। वो नाराजगी लोगों के मन में रहे, न रह जाए कि जिस व्यक्ति ने पार्टी को इतने दूर तक खड़ा करने में, आगे ले जाने में, खराब दिनों में भी जिन्होंने पार्टी की पहचान को बनाए रखा, उनके प्रति पार्टी का रवैया ये नहीं है, आज के वर्तमान नेताओं का रवैया नहीं है, उनको संतुष्ट करने के लिए किया है। और इसके नाम पर निश्चित रूप से आप खुद देखिए ना, हम और आप कहीं भी जाते हैं, अगर किसी हमसे अपने से बड़े व्यक्ति के सामने बैठे हुए हैं और उस सामने वाला व्यक्ति खड़ा हो गया, तो हम भी खड़े हो जाते हैं, हम वहां बैठे नहीं रहते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी के सामने, अगर हम अपने पिताजी के सामने बैठ के बात कर रहे हैं और कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको देख करके हमारे पिताजी भी खड़े हो गए, तो हम भी खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि साहब हम बैठे रहे, सामने वाले को हम जानते नहीं है कौन है। ये सामान्य शिष्टाचार है, और हमको और आपको सिखाया जाता है कि आप जिस व्यक्ति के आदर में, आप जिस व्यक्ति के सामने आप बैठे हुए हैं, अगर वो व्यक्ति खड़ा होता है तो आपको भी उतना ही शिष्टाचार दिखाना चाहिए। तो अगर राष्ट्रपति जी वहां पे हैं, तो निश्चित रूप से अगर वो बैठी हुई नहीं है, तो जो भी व्यक्ति है, मान लीजिए स्वस्थ है आडवाणी जी, तो ये सामान्य शिष्टाचार है। वह शिष्टाचार न दिखा करके इस तरह ये एरोगेंसी कैटेगरी में आता है। और लेकिन एक और चीज मार्क करने की जरूरत है, आप ये देखिए कि आडवाणी जी ने एक बार भी प्रधानमंत्री जी की तरफ आंख फेर के देखा नहीं, एक बार भी उनकी तरफ देखा नहीं है। वह आडवाणी जी का उन्होंने हाथ पकड़ा है, पूरी की पूरी रील आप देखिए, उसको हाथ पकड़ा उन्होंने तब भी नहीं देखा। आडवाणी जी को जब उन्होंने माला पहनाई और वो फोल्डर होता हुआ उनके हाथ में पकड़ाया तब भी नहीं देखा। एक बार उन्होंने बोलने की कोशिश की तब भी नहीं देखा। ये है क्या कि आपके मन में वो कसक जाती नहीं है। यह निश्चित रूप से यह जो आप तरीका बता रहे हैं इसके मान, और ठीक है, मैं इससे असहमत होते हुए कि आडवाणी जी को क्यों दिया गया ये भारत रत्न, मैं ये मान लेता हूं कि आपने एक इस वयोवृद्ध नेता के सम्मान में राष्ट्रपति जी वहां चले गए, ये मैं तो पहली बार देख रहा हूं। अगर आप पुराने आप पुरस्कारों के समारोह देखिए आप, तो राष्ट्रपति जी खड़े रहते थे, लोग चल के उनके पास जाते थे। मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी को मैंने देखा कि वो खुद आगे बढ़ के चले जाते थे, या खुद कम से कम 10 कदम आगे बढ़ करके उन्होंने लोगों को सम्मानित किया। मैं तो इनका बहुत बड़ा, मैंने इसका बड़प्पन में मानता हूँ। और मगर वो आडवाणी जी के घर चली गई, मैं तमाम प्रोटोकॉल तोड़ करके भी, तो इससे द्रौपदी मुर्मू का ही सम्मान बढ़ा। हम एक ऐसे सहृदय राष्ट्रपति को देख रहे हैं जिसके मन में किसी के प्रति इतना सम्मान है। लेकिन निश्चित रूप से उस पूरे के पूरे कार्यक्रम का जो एवियंस कहते हैं आप, वह इसके अनुकूल, इसको जस्टिफाई नहीं करता कि राष्ट्रपति के प्रति हमारे मन में कितना सम्मान है। जी जी